सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 5 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो ये प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है और क्यों इंपॉर्टेंट है आगे आपको पता लगेगा। प्रश्न क्या है पहले देखिए कि अभी हाल ही में पहला अंतरराष्ट्रीय बायोस्फीयर दिवस ये कब मनाया गया। तो आंसर होगा 3 नवंबर को, क्योंकि हम इसे 2022 में पहली बार मना रहे हैं, इसलिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं यहाँ पे प्राकृतिक रूप से वन्य जीवों को और पेड़ पौधों को संरक्षित किया जाता है। और एक्चुअली में यही दिन क्यों चुना, क्योंकि ये दिन मैन एंड द बायोस्फीयर कार्यक्रम की 50वीं वर्षगांठ के 2 साल के उत्सव के अंत को भी चिन्हित कर रहा है। इसलिए अब मैंने क्या बोला, मैन एंड द बायोस्फीयर कार्यक्रम। तो ये जो कार्यक्रम है ये कब शुरू किया गया था, 1971 में, ये याद रखना। ये यूनेस्को का सबसे पुराना अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपसे पूछे कि भारत में वर्तमान में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, तो 18 है। भारत में रेलवे जोन भी तो 18 है। अच्छा, पहला बायोस्फीयर रिजर्व ये भारत का कौन सा है, तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। और 18वें नंबर का कौन सा है, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, जो आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा। 2 प्रश्न और पूछे जा सकते हैं। भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, गुजरात की खाड़ी है। और सबसे छोटा कौन सा है, डिब्रू शेखोवा बायोस्फीयर रिजर्व, जो आपको मिलेगा असम में। अगर पूरी दुनिया में हम बात करते हैं तो किस देश में सबसे ज्यादा बायोस्फीयर रिजर्व है, स्पेन में वर्तमान में 53 है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि वो कौन कौन से देश है जहां पे एक भी बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। बांग्लादेश, भूटान और नेपाल, यहाँ पे कोई भी बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। अच्छा, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम पूरे साल में उन डेज को रिवाइज करने वाले हैं जो हमने पहली बार मनाए। जैसे कि आपको याद है, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस हमने पहली बार मनाया कब, 5 अक्टूबर को, याद रखना। इस्लामोफोबिया डे आपने मनाया था 15 मार्च को। मैत्री दिवस भारत और बांग्लादेश इन दोनों के बीच में होगा मैत्री दिवस 6 दिसंबर को, क्योंकि एग्जामिनर जरूरी नहीं है मैत्री दिवस आपसे पूछ भी सकता है भारत किस देश के साथ मनाएगा, तो बांग्लादेश के साथ। एक महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस याद रखो, ये 27 दिसंबर को मनाएंगे। नेशनल स्टार्टअप डे आपने पहली बार मनाया 16 जनवरी को। पराक्रम दिवस ये 23 जनवरी को मनाना हमने शुरू किया, सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती को। वहीं वीर बाल दिवस पहली बार मनाएंगे 26 दिसंबर को। एक विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस आपने मनाया 14 अगस्त को। जनजातीय गौरव दिवस हमने मनाना शुरू किया 15 नवंबर को। भाला फेंक दिवस आपने मनाया 7 अगस्त को। वैसे 2022 में तो ये हमने दूसरी बार मनाया, लेकिन नया ही है ये। और अगर आपसे पूछे उज्ज्वला दिवस, ये मनाएंगे हम 1 मई से, ये भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताओ, अभी हाल ही में किस राज्य में अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने देश के सबसे बड़े विंड टर्बाइन जनरेटर की स्थापना की घोषणा की है, तो आंसर होगा गुजरात। तो अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने मुंद्रा, गुजरात में देश के सबसे बड़े विंड टर्बाइन जनरेटर की स्थापना की घोषणा की है। तो 200 मीटर ऊंचा होगा ये विंड टर्बाइन, ये दुनिया का सबसे ऊंचा होगा। आपको पता है दुनिया की सबसे ऊंची स्टैच्यू मूर्ति कौन सी है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, उसकी भी हाइट कितनी है, 182 मीटर है। तो देख लो ये 200 मीटर है, यानी कि उससे भी लंबा है। और आप कहोगे ये पहला मशीन है जिसे जर्मनी की W2E यानी कि विंड से एनर्जी की तकनीक से बनाया गया है। तो याद रखना कहां पे बनाएगा, गुजरात में। अच्छा, करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, उससे पता लगेगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आप कितना पुरानी चीजों को रिवाइज करते हो। तैयार रहना, ध्यान से सुनना। मुझे बताओ, विंड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किस व्यक्ति का भी हाल ही में निधन हो गया, वो सुजलॉन एनर्जी के संस्थापक थे। तो याद रखना तुलसी तांती उनका नाम था। अब दूसरा प्रश्न सुनो, जो भारत है ये किस वर्ष तक डीजल की जगह नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल करेगा, तो क्या टारगेट है, 2024 तक। आपको याद है अमेजॉन ये भारत में अपना पहला सोलर फार्म स्थापित करेगा। प्रश्न है कहां पे, तो आंसर होगा राजस्थान में, जिसकी कैपेसिटी है 420 मेगावाट। आपने ये भी पढ़ा होगा अडानी ग्रीन, बताओ कहां पे दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र यानी कि सोलर विंड प्लांट ये चालू करेगा, तो इसका भी आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान के जैसलमेर में, जिसकी कैपेसिटी 600 मेगावाट होगी। और 600 मेगावाट से आपको याद आएगा भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र ये स्थापित होगा कहां पे, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में, नर्मदा नदी पर ओमकारेश्वर बांध में, जिसकी कैपेसिटी 600 मेगावाट होगी। ये भी याद रखो। अच्छा, मुझे बताओ कौन सा एयरपोर्ट हाइड्रो और सोलर एनर्जी चलने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बना था, तो आंसर होगा दिल्ली एयरपोर्ट। चलो बताओ, कौन सा देश
ये दुनिया का पहला एनर्जी आइलैंड बनाएगा? तो आंसर होगा डेनमार्क बनाएगा। अच्छा, सोलर एनर्जी पे चलने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट, ये कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। कई बार एग्जाम में आ चुका है ये प्रश्न। और अभी जो मुंबई हवाई अड्डा है ये भी पूरी तरह रिन्यूएबल एनर्जी पे चलने लगा है, यानी कि अक्षय ऊर्जा पे चलने लगा है। अच्छा, देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा अभी कौन सा बना ये बता दो? लेह हवाई अड्डा। और कार्बन न्यूट्रल से याद आएगा कि भारत के शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य क्या है? 2070। और भारत के ऊर्जा स्वतंत्र बनने का लक्ष्य है 2047 का। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये आपको याद होने चाहिए। आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ जो भी मैंने आपसे प्रश्न पूछे उसमें से कितने आपने करेक्ट किए, उससे आपकी तैयारी का पता चलेगा। और अगर आपके प्रश्न ज़्यादा सही नहीं गए तो मैं आपको बताऊंगा आपको कैसे तैयारी करनी है, ताकि अगली बार से सारे प्रश्न जब भी मैं आपसे पूछूँ वो आपके करेक्ट जाए। इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। बस जो मैं बताऊँ वो चीज़ों को ईमानदारी से फॉलो करना, ये आपके ऊपर है। अभी हम बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अभी हाल ही में एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के नए सीईओ कौन बने? तो आंसर होगा विशाल कपूर बने। तो अभी हाल ही में विशाल कपूर इनको एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड का नया सीईओ बनाया गया है। आप जानते हो हमारे अभी 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने? DY चंद्रचूड़। 36वें BCCI अध्यक्ष बने थे रोजर बिन्नी। और अभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। ये नाम भी याद रखना आप। बढ़ते हैं अभी आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में किस देश ने सबसे लंबी यात्री ट्रेन का संचालन करके विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो आंसर होगा स्विट्जरलैंड ने। तो अभी स्विट्जरलैंड ने सबसे लंबी यात्री ट्रेन चला करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इसकी लंबाई है 1910 मीटर, जिसमें 100 कोच लगे हुए थे। ये ट्रेन स्विट्जरलैंड की पहली ट्रेन प्रणाली की 175वीं वर्षगांठ के अवसर पर चलाई गई। स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या होती है? बर्न होती है। करेंसी है स्विस फ्रैंक। अब इसी से मिलता जुलता एक प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं जिसका संबंध भारतीय रेलवे से है कि अभी भारतीय रेलवे ने भी अपनी सबसे लंबी मालगाड़ी चलाई थी। नाम बताओ उसका। तो उसका नाम होगा सुपर वासुकी, जिसमें कितने डब्बे थे? 295 डब्बे थे। और उस ट्रेन की लंबाई थी 3.5 किलोमीटर। वो कहां से कहां चली थी अगर ये पूछेगा तो आंसर कर देना छत्तीसगढ़ के कोरबा से नागपुर के राजनांद गांव के बीच में चली थी वो। और खाली नहीं चली थी, खास बात क्या थी? 27,000 टन का कोयला लेकर के वो चली थी। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत गौरव स्कीम के तहत पहली ट्रेन कहां से कहां चली? कोयम्बटूर से शिरडी। और पहली वंदे भारत एक्सप्रेस जो ट्रेन 18 जिसे आप कहते हो, ये कहां से कहां चली थी? नई दिल्ली से वाराणसी। अच्छा, दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की थी किसने? उसी ने जो इस साल G7 की अध्यक्षता कर रहा है, यानी कि जर्मनी ने। और जर्मनी ने ही दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन को भी लॉन्च किया था। अच्छा, कवच नाम सुना है आपने? कवच क्या है? तो ये स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है। मतलब आमने सामने अगर एक ही पटरी पे 2 ट्रेन आ जाएगी तो टकराने से रुकेगी इस सिस्टम के थ्रू। और भारत में टोटल रेलवे जोन आपने कहा 18 है। 18वां का मुख्यालय कहाँ पर है? विशाखापत्तनम में। और ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि कौन सा रेलवे जोन पहला पूर्ण विद्युतीकृत रेलवे जोन बना था? पश्चिम मध्य रेलवे। अच्छा, समझौता एक्सप्रेस ये किन 2 देशों के बीच में चलती है? भारत और पाकिस्तान। और मैत्री एक्सप्रेस ये भारत और बांग्लादेश के बीच में। और मैं पूछूं कि कौन सा एकमात्र मेट्रो है जो भारतीय रेलवे जोन है, मतलब रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? तो आंसर होगा कोलकाता मेट्रो। और कौन से नंबर का रेलवे जोन बना है ये? 17वें नंबर का, 17th। मेट्रोमैन जानते हो ना किसे कहते हैं? ई श्रीधरन को। आप जानते हो भारत की जो पहली रेल है वो मुंबई से ठाणे चली थी 1853 में लॉर्ड डलहौजी के समय। इसीलिए इंडिया में फादर ऑफ रेलवे लॉर्ड डलहौजी को कहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर तो आपका स्विट्जरलैंड हो गया। अच्छा, स्विट्जरलैंड से 2-3 प्रश्न मैं आपसे जरूर पूछूंगा जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। पहला तो आप बताओ, अभी 2022 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन ये कहाँ पे हुआ था? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और अगर आपसे पूछा जाए कि सोलर एविएशन फ्यूल का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन कौन सी बनी थी, तो ये दुनिया की पहली बनी थी। तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है, स्विस एयरलाइन। अभी 2022 में स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में वुमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता था? PV सिंधु ने जीता था, इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट होता है। आपको याद होगा अभी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 को जारी किया था, जिसमें भारत तो 40वें स्थान पे था, लेकिन टॉप पे स्विट्जरलैंड था। इसी तरह से अभी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने अभी 2022 में ही ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी जारी किया था। उसमें भारत 132 नंबर पे था, लेकिन टॉप पे स्विट्जरलैंड ही था।
तो ये फैक्ट्स भी आप याद रखना। और हमारे सेशन के आप जानते हो यही खास बात है, दूसरे चैनल पे अगर आप पढ़ते हो तो हो सकता है हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चन से ज़्यादा वहाँ पे आपको दिख जाए, उनसे नंबर ऑफ क्वेश्चन में हमारे क्वेश्चन कम हो सकते हैं, लेकिन सारे फैक्ट्स वगैरह आप मिला करके देखोगे तो सबसे ज़्यादा आपको कंटेंट क्रैक एग्जाम में मिलेगा। और दूसरी खास बात क्या है, ये सेम कंटेंट बार बार रिपीट होता है, तो अगर कंटिन्यूटी आप रखते हो ईमानदारी से तो ये सारा कंटेंट आपको ये सुनते सुनते याद हो जाएगा, एक्स्ट्रा टाइम आपको देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं वही बात कहूँगा, ईमानदारी और कॉन्टिन्यूटी आपको रखनी पड़ेगी। फिर बताओ, अभी हाल ही में किस उपन्यासकार को 2022 के एजुथाचन पुरस्कार देने के लिए चुना गया? तो आंसर होगा ए सेतुमाधवन। तो प्रसिद्ध मलयालम उपन्यासकार और लघु कथाकार हैं ये ए सेतुमाधवन, जिन्हें लोकप्रिय रूप से सेतु के नाम से भी जाना जाता है। उनको अभी केरल सरकार का जो सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है एजुथाचन पुरस्कार, उसके लिए चुना गया है। तो मलयालम भाषा और साहित्य में उनके बहुमूल्य योगदान के लिए उन्हें इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। इसमें पुरस्कार के रूप में इन्हें 5 लाख रुपए और एक सर्टिफिकेट दिया गया। तो एजुथाचन पुरस्कार है ये, मैंने आपको बताया केरल सरकार के द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है ये। और इस पुरस्कार का जो नाम है वो मलयालम भाषा के जनक थुंचथु एजुथाचन के नाम पे रखा गया है। पहली बार इसे 1993 में दिया गया था और पहली बार किसे मिला था? सूरनाद कुंचन पिल्ले को मिला था। अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा कि 2022 का जो साहित्य का लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार है वो किसे मिला था? और अगर आपने हमारा नोबेल प्राइज का ट्रिकी वीडियो देखा होगा तो आप में से कोई भी एनीवन इस आंसर का उत्तर दे सकता है। उत्तर दो फटाफट। और वो ट्रिकी वीडियो आप में से किसी ने नहीं देखा, अभी भी कोई बच रहा हो भूला बिसरा, तो वो वीडियो देख लेना, तकलीफ दूर हो जाएगी आपकी याद करने की। बाकी हम प्रोफेसर वजाहत हुसैन की बात करें तो अभी दूसरा शेख जायद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता इन्होंने। ये जो शेहान करुणा तिली का नाम है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बुकर पुरस्कार 2022 जीता है इन्होंने इनके नॉवल द 7 मून ऑफ माली अल्मेडा के लिए। और प्रोफेसर बारबरा मेटकॉफ की बात करेंगे तो सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 जीता इन्होंने। याद रखना ये सारे नाम, बढ़ते आगे। अच्छा, अब बताइए, हाल ही में जारी 2020-21 परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स में कौन सा राज्य टॉप पे रहा? तो आंसर होगा केरल। तो ये है 2020-21 परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स, जो जिला स्तर पर स्कूली शिक्षा का आकलन करता है, और इसमें टॉप पर है केरल, सेकंड पे महाराष्ट्र है और थर्ड पे पंजाब है। अच्छा, इस इंडेक्स को जारी कौन करता है? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। शिक्षा मंत्री हमारे धर्मेंद्र प्रधान हैं। बाकी इस इंडेक्स में बात करें तो 7वें स्थान पे कौन रहा? अरुणाचल प्रदेश, जो कि सबसे कम प्रदर्शन करने वाले राज्यों के रूप में उभरा है। अब केरल इसमें टॉप पे है, तो ये रहा मैप में केरल आप जानते हो गार्डन ऑफ स्पाइस मसालों का बाग के नाम से जानते हैं इसको। कैपिटल तिरुवनंतपुरम है, मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन है और गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि अपनी इंटरनेट सेवा वाला पहला राज्य कौन बना था? तो आंसर होगा केरल। कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? तो भी आंसर होगा केरल। पूरी तरह से डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना था? तो भी आंसर होगा केरल। देश की पहली पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाला ग्राम पंचायत, ये केरल का ग्राम पंचायत था। कौन सा? पुल्लमपुरा ग्राम पंचायत। और केरल ये भारत का पहला सरकारी OTT प्लेटफॉर्म भी लॉन्च करेगा। केरल में ही स्थापित किया जाएगा भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र। और बताओ, अभी HDFC बैंक ने कहां पर अपना ऑल वुमेन ब्रांच खोला है? तो भी आंसर होगा केरल। तो ये सारे पॉइंट से आप याद रखना, बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो आंसर होगा बेंजामिन नेतन्याहू। तो इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 120 सीटों वाली इजरायली संसद जो है नेसेट, इसमें 64 सीटें जीती है, जिससे उन्हें फिर से सत्ता में लौटने की अनुमति मिल गई। और उनके जो प्रतिद्वंदी हैं, जो कि अभी इजराइल के प्रधानमंत्री थे यायर लैपिड, उनके गठबंधन ने 51 सीटें जीती है, तो वो हार गए। तो अब इजराइल के फिर से प्रधानमंत्री बन जाएंगे बेंजामिन नेतन्याहू। इससे पहले बेंजामिन ये 1996 से लेकर 1999 तक और फिर 2009 से लेकर 2021 तक इजराइल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इनकी पार्टी का क्या नाम है? लिकुड पार्टी। अभी आप जानते हो ब्राजील के नए प्रधानमंत्री बने थे लूला डी सिल्वा। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी जॉर्जिया मेलोनी। हंगरी की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी कैटलिन नोवाक। अब बात यहाँ पे इजराइल की है, तो ये रहा मैप में इजराइल।
आपने कहा इजराइल की कैपिटल जेरूसलम है, करेंसी है इजरायली न्यू शेकेल। अभी दुनिया के पहले एंटी मिसाइल लेजर सिस्टम का भी सफल परीक्षण किया था इजराइल ने। इस लेजर सिस्टम का नाम है आयरन बीम। और अभी इजराइल नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन को अनुमति देने वाला पहला देश भी बना है। अच्छा, हम इजराइल से कौन से ड्रोन खरीद रहे हैं? हेरोन ड्रोन। और इजराइल में दूतावास खोलने वाला अभी पहला खाड़ी देश बना था यूनाइटेड अरब अमीरात। तो याद रखना, ये सब बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ, बायजूस के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बने अभी? तो आंसर होगा लियोनेल मैसी। लियोनेल मैसी ये अर्जेंटीना के फुटबॉल प्लेयर है और अभी ये बायजूस के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। बायजूस से आपको याद आएगा, अभी 2022 में जो फीफा वर्ल्ड कप होने हैं कतर दोहा में, उसका स्पॉन्सर बना था बायजूस। बायजूस का हेडक्वार्टर मुख्यालय बंगलुरु में है और इसके संस्थापक और सीईओ कौन है? बायजूस रविंद्रन। आपको याद है रोहित शर्मा, ये भी मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। एक कन्नड़ एक्टर हैं किच्चा सुदीप, जिनको अभी कर्नाटक सरकार ने अपनी पुण्य कोटि दत्तू योजना के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। हीरो मोटोकॉप के ब्रांड एम्बेसडर बने थे रामचरण, साउथ एक्टर हैं ये, अभी आरआरआर फिल्म में आए थे ये। युवराज सिंह अभी नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप जो होगा 2023 में, उसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं और ये वर्ल्ड कप भारत में होगा। रवि शास्त्री अभी फैन कॉड के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। स्मृति मंधाना याद होगा, गल्फ ऑयल इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। सौरव गांगुली अभी बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बने थे और उससे पहले ड्रीम सेट गो के बने थे। उसी तरह से MS धोनी गरुड़ एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। ऋषभ पंत अभी उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बने थे, उससे पहले डिश टीवी के ब्रांड एम्बेसडर बने थे ये। विद्या बालन की बात करें तो भारतीय एक्सल लाइफ इंश्योरेंस की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। और दीपिका पादुकोण लग्जरी ब्रांड है लुइस वुइटन, उसकी पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बनी थी ये। और अभी जो 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल हुए थे उसमें ज्यूरी सदस्य भी इनको चुना गया था। ये सारे पॉइंट्स आप याद रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए, गंगा उत्सव 2022 का उद्घाटन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो गंगा उत्सव 2022 का उद्घाटन अभी 4 नवंबर 2022 को नई दिल्ली में किया गया। नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में किया गया। किसने किया उद्घाटन? हमारे जो पर्यटन मंत्री हैं जी किशन रेड्डी ने। और क्यों किया गया गंगा उत्सव का आयोजन? तो इसका उद्देश्य है हमारी नदियों का जश्न मनाना और भारत में नदी घाटियों में नदी कायाकल्प के महत्व पर जागरूकता फैलाना। अच्छा, गंगा नदी से एक प्रश्न कई बार एग्जाम में रिपीट होता है। आपको एग्जामिनर क्या करेगा? 4 ऑप्शन दे देगा और उसमें से पूछ लेगा कि इसमें से कौन सा शहर है जो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ नहीं है। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से शहर हैं जो गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। तो इसे आप एक ट्रिक से याद रख लो, एक लाइन याद रख लो। अच्छा, आपने वो मूवी देखी होगी दंगल, जिसमें आमिर खान को छोरियां क्या कहती है? बाप्पू। वो गाना सुना होगा ना, अब बाप्पू माहरी सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। अब वो सेहत के लिए बाप्पू हानिकारक हो गया भाई। तो छोरियां बाप्पू से क्या कहती है? अब बाप्पू हवाई वेग से भागो और कानपुर का गढ़ देखने जाओ। हवाई वेग से मतलब हवा की तरह, वेग मतलब स्पीड, हवा की स्पीड से भागो और कट्ठे जाओ कानपुर का गढ़ देखने जाओ। तो यही आपकी ट्रिक है कि बाप्पू हवाई वेग से भागो और कानपुर का गढ़ देखने जाओ। तो ब से बन जाएगा बक्सर, प से बन जाएगा पटना, ह से बन जाएगा हरिद्वार, वा से बन जाएगा वाराणसी, ई से इलाहाबाद जिसे आप प्रयागराज कहते हो, वेग से बन जाएगा बेगूसराय, भागो से भागलपुर और कानपुर का गढ़ देखने जाओ। कहाँ जाओ? कानपुर का गढ़ देखने। तो कान से कानपुर बन जाएगा, गढ़ से गढ़ मुक्तेश्वर बन जाएगा। तो ये वो सभी शहर हैं जो कि गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। अगर आपको ये याद है तो अब एग्जामिनर आपसे पूछ ले 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन देकर के बताओ इसमें से गंगा के किनारे कौन सा स्थित नहीं है शहर, तो आप बता दोगे। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपको बता दूं, आपकी जो क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन है जहां पे आपको डेली, मंथली और वीकली की क्विज वगैरह PDF वगैरह मिलती तो है ही सही, उसके अलावा आपकी जीके को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आपकी स्टैटिक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमने 2 क्विज स्टार्ट किए। मॉर्निंग में आपको टॉप 10 स्टैटिक क्वेश्चंस मिलेंगे और वो स्टैटिक क्वेश्चंस कौन से होंगे? जो आपके करंट अफेयर से निकले हुए होंगे। जैसे कि अभी मैंने आपसे यही पॉइंट डिस्कस कर लिया, गंगा नदी के किनारे हुए शहर। अब यही प्रश्न मैं वहां पे डाल दूंगा, फिर आप देखना आप सही कर पाते हो नहीं कर पाते। ये स्टैटिक प्रश्न ही तो है, कहां से निकला? करंट अफेयर से निकल के आ गया। और शाम के वक्त अगर आपके एग्जाम में साइंस आती है, जनरल साइंस, तो उसके टॉप 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, डेली मिलेंगे। और उसमें भी वो क्वेश्चन वो होंगे जो आपके प्रीवियस ईयर किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आपकी प्रैक्टिस भी उन्हीं क्वेश्चन की हो रही है जो एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं।
और अगर आप और ज़्यादा मेहनत कर सकते हो तो डेली में तो 10 ही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ज़्यादा नहीं पूछ रहा। 2 मिनट लगते हैं जिसमें क्विज में आप साथ में साथ पुरानी क्विज कोई सी भी उठा लो, उसकी प्रैक्टिस भी किया करो, ताकि पीछे वाला पार्ट भी आपका रिवाइज होते रहे, उसको भूलो नहीं आप। और सेशन अच्छा लगे, मेहनत अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर किया कीजिए। आप लोग शेयर करोगे, अगर वीडियोस पे व्यूज़ बढ़ते हैं, सीधी सी बात करूँ तो मुझे भी अच्छा लगता है, मुझे भी पॉजिटिव फील होता है और ज़्यादा मेहनत का मन करता है कि यार नए नए लोग जुड़ रहे हैं, आपके दोस्त लोग जुड़ रहे हैं, तो वो आपको ऐसा नहीं कहे कि यार कौन से चैनल के बारे में बता दिया, वो आपको बाद में थैंक्स ही बोले। तो ये मेरे ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है, तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर ज़रूर किया कीजिए, मुझे भी अच्छा फील होगा, तो मुझे भी काम करने में अच्छा लगेगा। अभी हम बढ़ते हैं। फिर आपको बताना है अभी हाल ही में BPCL के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बन गए, तो आंसर होगा वेत्सा रामकृष्ण गुप्ता। तो वेत्सा रामकृष्ण गुप्ता ये अभी महारत्न और फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनी है BPCL, उसके नए CMD बन गए हैं। एक्चुअली में इन्हें इसका अतिरिक्त प्रभार मिला है। BPCL एक महारत्न कंपनी है। अच्छा, महारत्न कंपनी से एक प्रश्न आपका बनेगा, 2 प्रश्न बनेंगे। पहले तो ये पूछ लेगा कि टोटल कितनी महारत्न कंपनियां हैं, ये आपका स्टैटिक प्रश्न बन गया, तो आंसर हो जाएगा 12, क्योंकि 12वीं अभी बनी है इसी साल। कौन सी, ये दूसरा प्रश्न हो गया। REC रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, BPCL इसकी स्थापना हुई थी 1952 में, हेडक्वार्टर मुंबई में है। अच्छा, महारत्न कंपनियां तो हो गई 12, नवरत्न कितनी हो गई फिर, ये भी 12 हो गई है, और मिनी रत्न ये तो 73 है ही सही। बाकी शंकर सुब्रमण्यम की बात करेंगे तो इसरो के आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक बने। इसरो के अध्यक्ष का नाम है S सोमनाथ, और ये शंकर सुब्रमण्यम से मिलता जुलता नाम है जो आपको कंफ्यूज कर सकता है, A बाला सुब्रमण्यम, इसीलिए मैंने साथ में लिख दिया। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के ये फिर से अध्यक्ष चुने गए। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल आपसे पूछा गया था कि देश के स्टीलमैन का निधन हो गया, उनका नाम बताइए, तो आंसर होगा जमशेद J ईरानी। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है, और इन सभी का प्रश्न आपको एक बार फिर से बता दूं, प्रैक्टिस के लिए अपलोड कर दिया गया क्विज बना करके आपके करेक्ट एग्जाम एप्लीकेशन पे, और एप्लीकेशन में PDF भी आपको मिल जाएगी, और जिसका लिंक आपको मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या प्ले स्टोर में डायरेक्ट आप क्रिक एग्जाम करंट अफेयर्स करके भी सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। और सेशन अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलना। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।